नमस्कार, जय जोहार। मैं अमित रात्रे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वशिष्ठ एकेडमी पर। हमने पिछले क्लास में जैसा कि बताया था, हम CGSI भर्ती परीक्षा 2022 और CG व्यापम की जो आगामी परीक्षाएं हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम संक्षिप्त रूप में एज अ पॉइंट ऑफ रिवीजन आपको समझाने वाले हैं, है ना। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमारा जो टॉपिक था वो था धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसके बारे में हमने चर्चा की और कुछ महत्वपूर्ण फेमस पर्सनालिटीज़ जो थे उसके बारे में हमने जाना। तो आज का टॉपिक उसी से संबंधित है। संबंधित उससे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में जो व्यक्तित्व देखे वो व्यक्तित्व के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो उन्होंने अखबार वगैरह निकाले थे, पत्रिकाएँ निकाली थी, मैगजीन्स निकाले थे, उसके बारे में हम आज देखेंगे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय समाचार पत्रों का विकास, है ना, न्यूज़पेपर डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज हम संक्षिप्त रूप से इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में प्रेस मीडिया का विकास, है ना। तो प्रेस की बात जब हम करते हैं, प्रेस मीडिया की, तो दो तरह की प्रेस मीडिया हम देखते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया इसलिए, प्रिंट मीडिया जो अखबार, पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह छापते हैं वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, सोशल मीडिया वगैरह हम देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो पहले जब चलता था अखबार वगैरह जो छपती थी, पहले तो न्यूज़ चैनल वगैरह थे नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिव नहीं था, तो प्रिंट मीडिया ही चलता था। तो प्रिंट मीडिया में इंपॉर्टेंट होता है, प्रिंट मीडिया को चलाने के लिए, अखबार वगैरह निकालने के लिए हमको प्रेस की जरूरत पड़ती है। प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस, जिससे हम अखबार वगैरह, पत्रिकाएं वगैरह प्रिंट कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं भारत में प्रेस की स्थापना, पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई, किसने की, ठीक है। तो भारत में प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1556 में करी, ठीक। और 1557 में गोवा में भारत की पहली पुस्तक छपी। भारत में पहली पुस्तक 1557 में गोवा में छपी। और प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने 1556 में की। ये वही 1556 है जिसमें पानीपत का दूसरा युद्ध चल रहा था अकबर और हेमू के बीच। उसी समय की बात है, पुर्तगालियों ने 1556 में भारत में प्रिंट मीडिया की, मतलब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ठीक है। और 1557 में भारत की पहली पुस्तक, मतलब भारत में पहली पुस्तक छपी गोवा में, इन्हीं के द्वारा, ठीक। तो पहली पुस्तक की बात आती है तो हम ये भी जान लेते हैं, भारत या विश्व की पहली पुस्तक कौन सी है, भारत या विश्व की पहली प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक। ऋग्वेद जो है विश्व की पहली प्रमाणिक पुस्तक है, ठीक। तो ऋग्वेद आता है प्राचीन भारत में, है ना। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत तो 1556 में हो रही है पुर्तगालियों द्वारा। फिर वो कैसे बुक हुई? पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जो बुक वगैरह छापते थे वो देसी जुगाड़ से छापा जाता था, ठीक है। तो आगे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई उसके बारे में देखते हैं। 1684 में बंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। कब? 1684 बंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1684 में बंबई में की गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो कागज का आविष्कार, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार कौन से देश ने किया, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 कंट्री के नाम रहते हैं, तो हम किस पे लगाएंगे, ठीक, चीन पे, है ना। कागज का आविष्कार चाइना ने किया है, ठीक। फर्स्ट समाचार पत्र के बारे में देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र, है ना, जो संपादित हुआ, भारत में पहला समाचार पत्र। तो भारत में पहला समाचार पत्र जो संपादित हुआ या पहला अखबार जो भारत में निकला वो था द बंगाल गजट। क्या था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा संपादित किया गया, ठीक। जेम्स ऑगस्टन हिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है इससे, है ना, और उम्मीद है आगे भी बनेगा इससे। पहला समाचार पत्र है भारत का, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है द बंगाल गजट किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो कौन है? जेम्स ऑगस्टन हिक्की है। या ऐसा भी पूछता है जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा कौन से समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी, तो द बंगाल गजट है वो। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है, जो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा
लाया गया था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा संपादित किया द बंगाल गजट अखबार, इसको 1782 में बंद कर दिया जाता है। कब? 1782 में इसको बंद करा दिया जाता है। क्यों बंद करा दिया जाता है? उस समय जो द बंगाल गजट अखबार आती थी उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके बारे में खुलकर आलोचना करने लगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया, 1782 में इस अखबार को बंद करा दिया। ठीक, आगे देखते हैं किसी भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र। ठीक, किसी भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो पहला समाचार पत्र किसी भारतीय द्वारा संपादित वो कौन सा है? बंगाल गजट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ द लगा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे द नहीं है। ठीक है, द बंगाल गजट बोलेगा तो भारत का पहला समाचार पत्र है जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा संपादित किया गया था। लेकिन किसी भारतीय द्वारा संपादित पहले समाचार पत्र की बात करें, किसी भारतीय द्वारा संपादित पहले समाचार पत्र की बात करें तो वो है बंगाल गजट, जो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, तो बंगाल गजट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा संपादित किया गया, जो पहला भारतीय व्यक्ति था, इसीलिए इसको कहते हैं किसी भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र। कौन सा है? बंगाल गजट। कब निकला? 1816 में। किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। और ये दोनों समाचार पत्र में इंपॉर्टेंट क्या है? इस दोनों समाचार पत्र में इंपॉर्टेंट या कॉमन चीजें क्या है? ये दोनों समाचार पत्र जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में निकाली गई। और कौन सी जगह से निकाली गई? तो बंगाल कलकत्ता। ठीक है, ये दोनों समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा में थी और इसको कहां से निकाला गया? बंगाल कलकत्ता से निकाला गया। ठीक है, तो ये हमने पहला समाचार पत्र के बारे में देख लिया। अब आइए भारतीयों का इस क्षेत्र में योगदान देखते हैं। किसका? भारतीयों का इस क्षेत्र में योगदान देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक ठीक, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, ले फिर आ गए राजा राम मोहन राय जी। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राजा राम मोहन राय ने प्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पहचान दिलाई। ठीक है, प्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने नेशनल लेवल पर अखबार को फेमस किया। ठीक, आगे देखते हैं भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है, जो हिंदू पैट्रियट के संपादन करते थे। ठीक है, जो हिंदू पैट्रियट के संपादन करते थे। कौन? कृष्णोदास पाल, जिनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो राजकुमार कैसे कहा जाता है? जनरली किसी भी स्टेट का कोई राजा है, वो शासन कर रहा है, उन्होंने अपने दम पे बनाया उस स्टेट को, है ना, और उसके बाद जो उसके बच्चे आते हैं वो उसका राजकुमार कहलाते हैं, जैसे, है ना। तो वैसे ही जो हिंदू पैट्रियट अखबार थी उसके संपादन की शुरुआत हरिश्चंद्र वगैरह ने की, है ना, शिशिर कुमार घोष वगैरह ने। तो उसके बाद जो पत्रकारिता को संपादन करने लगे वो थे कृष्णोदास पाल। ठीक है, तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। और पत्रकारिता का कर्तव्यों का निर्वहन करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रकारिता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, पत्रकारिता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक, जो पहली बार जेल गए 1882 में। क्यों गए? ये समाचार पत्र का संपादन करते थे मराठा और केसरी करके, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपने अखबार समाचार पत्र में जो कोल्हापुर के राजा थे उनके बारे में कुछ ऐसा लिख दिया था जो उनको पसंद नहीं आया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको जेल में डाल दिया। तो पत्रकारिता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। पहली बार जेल कब गए? 1882 में। ठीक है, देखते हैं पाबंदियों के बारे में। समय समय पर जो भारत में अखबार समाचार निकल रहे थे उस पर समय समय पर ढेर भर के पाबंदियां लगाई गई। तो हम उन्हीं पाबंदियों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799, जिसको हिंदी में समाचार पत्रों का
पत्रेक्षण अधिनियम 1799 कहा जाता है। ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे वेलेजली। ठीक है, वेलेजली इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और वेलेजली को सहायक संधि की नीति लाने के लिए, भारत में सहायक संधि की नीति लाने के लिए या चालू करने के लिए जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू की, तो वो थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो इस जो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 है उसमें था क्या एक्चुअल में, उसमें था, इन्होंने पहली बात ये रखी कि संपादक जो है और मुद्रक जो है, मुद्रक छापने वाला व्यक्ति और मालिक जो उस अखबार समाचार पत्रिका का मालिक है, उसके बारे में इन्होंने कहा कि उनका नाम व पता, पूरा नाम व पता डिटेल में छपा होना चाहिए, ऐसे करके। लो भाई, ये क्या बात हो गई कि जो संपादक हैं, अखबार समाचार पत्र अगर कोई निकाल रहा है तो उसका जो संपादक है और उसको जो छापने वाला है और उसके जो मालिक हैं, उसका पूरा नाम व पता उनको देना था। इस एक्ट में जो पहली बात रखी गई वो क्या था, संपादक, मुद्रक और मालिक जो अखबार छापने वाले हैं, है ना, और उसके जो मालिक हैं उनके नाम और पता, पूरा नाम और पता उनको इस लेख के नीचे आपको छापना था। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि तूफान एक्सप्रेस का संपादक आपको पता है गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हैं। उन्होंने ऐसा किया कि अपने समाचार पत्र में मिस्टर भिड़े साहब हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा छाप दिया, है ना, आलोचना कर दी उसकी, या उसके बारे में कुछ ऐसा छाप दिया जिसको पढ़ के अगले दिन भिड़े साहब को आ जाता है बहुत गुस्सा, है ना। वो सोचते हैं कि भाई मेरा तो ट्यूशन क्लासेस का करियर है, इन्होंने तो ऐसा मेरे बारे में गलत छाप के तो बर्बादी कर दिया हमें। तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, जैसे ही अखबार पढ़ा उन्होंने, गुस्से से वो चले गए पोपटलाल के घर, उनको निकाला घर से और दे दनादन चालू हो गए। ठीक है, तो ऐसी ये बात हुई कि इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर संपादक, है ना, तो समझ में आया कि ये क्यों खतरनाक था। कोई भी संपादक, मुद्रक या उस अखबार का मालिक किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, उस समय के जो तत्कालिक गवर्नमेंट थे उसके खिलाफ वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे। ठीक है, प्री सेंसरशिप, तो इस एक्ट के तहत एक और था, क्या है, प्री सेंसरशिप। तो प्री सेंसरशिप क्या है, प्री सेंसरशिप में ऐसा था कि उस समय क्या, अभी भी जैसे कोई गवर्नमेंट है तो अपने वो सचिव रखते हैं, है ना, तो उस समय के गवर्नमेंट के जो सचिव थे उनके पास अगर आपको अखबार में कुछ छापना है, कोई लेख छापना है या किसी प्रकार की जानकारी छापना है, तो उसको सबसे पहले आप सचिव के पास भेजेंगे, है ना, सचिव के पास भेजेंगे, वो सचिव उसको पढ़ेंगे, उनको ठीक लगेगा तो वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपको वापस देंगे कि हाँ भाई ये ठीक है, इसको आप अपने अखबार में छाप सकते हो। तो ये था प्री सेंसरशिप। अगर ऐसे में अगर किसी सचिव के पास भेजा जाए कि भाई हम अखबार में ये सब चीजें छाप रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बारे में जो वो काम कर रहे हैं, जो आलोचनाप्रद काम है ना, तो ऐसी चीजों को छापने में दिक्कत होगी। गवर्नमेंट ही सचिव अपॉइंट करता है, तो वो सचिव क्यों बोलेगा कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें या उनकी आलोचना करें, है ना, तो ऐसी चीजें छप ही नहीं पाएंगी। और क्या था, समाचार पत्र में आपको कुछ छापना है तो आज की न्यूज आप सचिव के पास भेजे हैं तो सचिव उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अप्रूव करके इधर भेजेंगे, तब तक के 3-4 दिन बीत ही जाने थे। तो आज का न्यूज आपको ऐसे 5 दिन 6 दिन बाद ऐसे प्रकाशित होता है अखबार में। ठीक है, तो ये था प्री सेंसरशिप। प्री सेंसरशिप में गवर्नमेंट के जो सचिव हैं उनसे आपको जो आप अखबार में छापना चाह रहे हैं उसको अप्रूव कराना था, ये था। ठीक है, तो प्री सेंसरशिप हमने देख लिया। अब जैसे बात आई सचिव की, है ना, बात आई गवर्नमेंट के सचिव की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभी की बात करें फिलहाल की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सचिव कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सचिव अभी हैं राजीव गाबा। ठीक है, राजीव गाबा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाल ही में कैबिनेट सचिव हैं। और छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव जो हैं वो कौन है, अमिताभ जैन हैं, जो 12वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट भी है और क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये नंबर भी याद रखना है आपको, अमिताभ जैन भी याद रखना है। तो जो सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 था उसको 1818 में उस समय के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स जो थे, उस समय के गवर्नर जनरल, उन्होंने उस एक्ट को रद्द कर दिया। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं हम द लाइसेंसिंग एक्ट 1823, द लाइसेंसिंग एक्ट 1823, जिसको प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 कहा जाता है। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स उस समय गवर्नर जनरल थे और इन्होंने प्रेस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। ठीक, तो पूर्ण पाबंदी लगा दी, तो इसमें कुछ कुछ जो पाबंदियां हैं एकदम इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला था, इस एक्ट के जरिए पाबंदी लगाई गई, वो थी प्रेस स्थापित करने के लिए आपको लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। प्रेस अगर आपको स्थापित करना है, अखबार आप छाप रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा था। और दूसरा जो था, गवर्नर जनरल जो है वो किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकता है। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई। प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, ठीक है वहां तक, लेकिन जो दूसरा था, गवर्नर जनरल किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकता है। तो किसी भी अखबार में अगर समझे हम कि उस समय के गवर्नमेंट के बारे में अगर कुछ आलोचना की जा रही है या उसके बारे में कुछ बुरी चीजें लिखी जा रही है, तो गवर्नर जनरल उस लाइसेंस को सीधा रद्द कर सकता है, ऐसा करके ये पाबंदी था। और तीसरा जो था, लाइसेंस ना होने पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगर अखबार आप छाप रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको 400 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। लाइसेंस ना होने पर 400 रुपए जुर्माना। ठीक है, तो ये जो 400 रुपए, आज का 400 रुपए है, ये उस समय का हजारों रुपए के बराबर रहा होगा, है ना। तो इसी एक्ट के चलते, जो लाइसेंसिंग एक्ट 1823 है, इसी के चलते राजा राम मोहन राय को, इन्होंने जो एक अखबार स्टार्ट किया था, मिरातुल अखबार, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, है ना। तो ये मिरातुल अखबार को इस एक्ट के तहत बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो आगे हम अगला एक्ट देखते हैं। द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट, द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835। ठीक है, ये जो द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट है, कब आया? 1835 में आया। इसमें क्या हुआ, इसमें जो 1823 के जो पाबंदियां लगी थी, जो एक्ट आया था, है ना, द लाइसेंसिंग एक्ट 1823 जो आया था, उसके नियमों को चार्ल्स मेटकॉफ ने, किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने इस अधिनियम के तहत रद्द कर दिया। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1823 के अधिनियम को द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 के तहत रद्द कर दिया। और इसमें उन्होंने कहा कि प्रकाशन के स्थान की सूचना देना अनिवार्य है। जो उस एक्ट में हमने देखा था कि पूरा नाम और एड्रेस हमको छापना था, है ना, तो इस एक्ट में ऐसा नहीं था। इसमें चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा कि भाई सिर्फ प्रकाशन जहां से हो रही है, जहां पे प्रेस स्थापित है, सिर्फ वहां की सूचना आप देंगे। ठीक है, अगला था इसमें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 को कहा जाता है, जो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा लाया गया। ठीक, अगला एक्ट है ना, अगला पाबंदी जैसे देखें हम, तो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है, जिसको हिंदी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में भी लिख के पूछता है कि द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ऐसे पूछ देता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों इंपॉर्टेंट है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और हिंदी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। इस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लिटन थे। इन्होंने इस एक्ट के जरिए क्या क्या चीजें लेकर के आई वो देखते हैं। जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, है ना, जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद देसी समाचार पत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। देसी समाचार पत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। एक्चुअल में क्या था, जो समाचार पत्र निकलते थे उसमें जो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र थे, तो ब्रिटिशर्स को अंग्रेजी भाषा ही आती थी उस समय, तो उस अखबार को प्रीफर करते थे अंग्रेजी भाषा वाले को। फिर उसके बाद जैसे ही 1857 का विद्रोह होता है, तो जो देसी समाचार पत्र हैं, जो देसी लैंग्वेजेस में आने लगे, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जैसे कि हम जानते हैं बंगाली भाषा होता है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, पंजाबी है, मराठी है ना, इन सब भाषाओं में समाचार पत्र निकलने लगे। और अंग्रेजों के नाक में कहा जाए तो दम हो गया, एक तो अंग्रेजों के नाक में दम हो गया
कि भाई इतने सारे पत्र निकल रहे हैं, ये लोग सरकारी भावना भड़काएंगे, 1857 का विद्रोह हमने देखा है, कहीं ये बड़े रूप में बढ़ के और आया तो हमारी सरकार तो भारत में वैसे भी नहीं रह पाएगी। इसीलिए इन्होंने इस एक्ट को लाया, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और इसके तहत प्रेस एजेंसीज को एक बॉन्ड पर साइन करवाया गया, है ना। प्रेस एजेंसीज को एक बॉन्ड पर साइन करवाया गया और उस बॉन्ड में लिखा हुआ था कि आप ऐसी कोई खबर नहीं छापेंगे जिससे सरकारी भावना भड़के, ठीक है। आप ऐसी कोई भी खबर नहीं छापेंगे जिससे भारत में भारतीयों के बीच सरकारी जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है उसके खिलाफ कोई भावना भड़के, ठीक है। अगला जो था, इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसी एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मुंह बंद करने वाला एक्ट, ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का सर्वाधिक विरोध, है ना, सबसे अधिक विरोध सोम प्रकाश पत्रिका, जो सोम प्रकाश अखबार निकलता था उसमें किया गया, जिसके संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है। इसके सोम प्रकाश अखबार के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, है ना। और इसी एक्ट से बचने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार करके पत्रिका थी, एक अमृत बाजार पत्रिका थी, वो इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी, है ना। आज जैसे कि आप एक अखबार पढ़ रहे हैं कोई सा भी, जैसे कि दैनिक भास्कर वगैरह, नवभारत वगैरह, है ना, कोई एक्ट जैसे आ गया तो वो क्या कर रहा है, हिंदी में छापने के बजाय अब कल से अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसी चीज हुई यहाँ पे द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जरिए। जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी थी। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में गवर्नर जनरल रिपन के द्वारा इसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने समझा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ तक इतना ही जो एक्ट है, जो पाबंदियां लगाई गई प्रेस पे, इंडियन प्रेस पे, है ना, वो इंपॉर्टेंट थी, जिसको हमने देख लिया। अब थोड़े से कुछ तथ्य देख लेते हैं। और तो निम्न पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी काल में कांग्रेस की आलोचना की। ये प्रश्न बनता है सीधे सीधे क्वेश्चन में, किन किन पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी काल में कांग्रेस की आलोचना की थी, ऐसे करके प्रश्न आ जाता है। तो ऑप्शन में ये सब रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्रांतिकारी काल में कांग्रेस की आलोचना करने वाले पत्रिकाओं के बारे में। तो पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? बंगवासी, काल और ये केसरी। केसरी को जैसा आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी इसके संपादक थे, है ना, उसको आगे हम देखेंगे। अब एक आता है क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत करना, है ना। क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियां जो उस समय हो रही थी, है ना, 1857 के बाद, उस गतिविधियों की वकालत किया, उनके बारे में कहा कि नहीं ये जो कर रहे हैं ठीक है, ऐसा करके। वो पत्रिकाएं थी संध्या, युगांतर, काल और गदर। तो ये वो पत्रिकाएं थी जो क्रांतिकारी हिंसक गतिविधि को वकालत कर रहे थे। जैसे कि काकोरी घटना हो गई, तो ये सब जो चीजें थी इसकी वकालत ये कर रहे थे कि नहीं ठीक है भाई, ऐसे करके, है ना। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे जो अखबार इंपॉर्टेंट है, किसके किसके द्वारा छापी गई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको अगर अभी कर देंगे तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, जो आपको बोरियत महसूस कराएगा। तो उससे अच्छा ये है कि इसको यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।